अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात में जहां हम सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हैं, वहीं पर हम अपने पाकिस्तान के और दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो काम कर रहे हैं, इदारे हैं, हम उन पर भी बात करते हैं और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और जहाँ कोई बेज़ाब्तगियाँ हों उन पर पॉइंट आउट भी करते हैं और आला हुकाम तक ये बात भी पहुँचाते हैं। आज हम जिस डिपार्टमेंट का जिक्र करने जा रहे हैं और जिससे मैं आगाज़ करने लगी हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और जिस तरह से हमने ज़राअत में तरक्की की है, जिस तरह से हमने जो है वो जदीद दौर के साथ जदीद दौर के तकाज़े पूरे करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोशिशें की हैं, वो हम सबके सामने हैं। मज़ीद इसमें क्या अपडेट्स हो रही हैं, कहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर जो है वो हम लीड कर रहे हैं और कहाँ अभी भी मज़ीद काम होने वाला बाकी है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं राना अली अरशद साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर टास्क फोर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले आपको और कोहिनूर चैनल की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आखिर एहसास करते हुए ज़राअत, जिसे हम उर्फ़ आम में अपनी मईशत की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं जी, उसका एहसास किया और इस पे प्रोग्राम शुरू किया। बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे एक बहुत अच्छे रिपोर्टर, जिनके बारे में जो है वो अगर ये कहा जाए कि वो हम हमेशा ही उनकी तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स देखते हैं, तो वो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, साकिब भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा आपका प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। ये इट्स माई प्लेयर कि आप मुझे बुलाकर इन्वाइट करके तो प्रोग्राम साकिब, ज़राअत के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है और आपको पता है कि ज़राअत के हवाले से ही हम इसको लेके चल रहे हैं। तो इसमें ज़राअत के वाले से पहले हम ज़रा राना साहब से बात कर लें, फिर उसके बाद हम आपकी तरफ जो है वो आते हैं ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। तो राना अली अरशद साहब, ये ज़रा बताइएगा कि सबसे पहले तो हम ज़राअत को समझा दें कि हमारे मुल्क के लिए ज़राअत अहम कितनी है और इसके जो हमारे लिए पॉजिटिव वेज़ हैं इस टाइम ज़राअत के शोबे से, वो हमें क्या मौसूल हो रही हैं, इस पर बात कर लें। जी डॉक्टर साहब, देखें दुनिया में जितने भी ममालिक हैं ना, उनकी सर्वाइवल के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है जी। और जिस खित्ते में हम हैं, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं बिलअमूम, और पंजाब है, ये रब्बे करीम ने अज़ल से बनाए ही ज़राअत के लिए है। बिल्कुल। आप देखिए कि इसका पूरा निज़ाम, आप शुमाल में चले जाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ सारा साल बर्फ़ पड़ती है और पानी जमा हो जाता है, फिर वहाँ से दरिया है और दरियाओं की आप डिवीज़न देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे, जैसे किसी ने चीज़ों को प्लान करके आपको दिया हो कि आप इससे ना फ़ायदा उठाएं। और फिर एक जो स्लोप है पहाड़ों से चलती है और चलते चलते बहरा अरब में जाके गिरती है, वो स्लोप भी आपके दरियाओं को और नहरों को चलने के लिए एक ग्रेविटी देती है, एक फोर्स देती है जिसकी मदद से आपके चलते हैं। ऐसा ही है। और पाकिस्तान के लिए ज़राअत की अहमियत पे कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हम बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क हैं। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक हमारी मईशत को, हमारे निज़ाम सल्तनत को चलाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो अदा किया है वो ज़राअत ने अदा किया है। अभी भी हमारा जो GDP है उसका 20% ज़राअत से आता है जी। अभी भी आपके मुल्क की जितनी एम्प्लॉयमेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 60% तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ऐसा ही है। और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि खित्ता अर्ज़, ये जो पाकिस्तान है, ये अगर कभी इंशाअल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में शामिल होगा, ऐसा ही है, तो इसको ज़राअत ही बूस्ट देगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़राअत के शोबे ने तरक्की की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत सी नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मैं अक्सर प्रोग्राम करती रहती हूँ उस पर, और जहाँ कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से जो है वो हम इसको डिस्कस भी करते हैं प्रोग्राम में। टास्क फोर्स बनाने का मकसद क्या है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो पहले से काम कर रहा है, इसकी टास्क फोर्स मज़ीद क्या काम कर रही है, आप लोगों पर क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इस हवाले से अगर हम बात कर लें। ज़राअत के जो बड़े बड़े चंद मसाइल हैं, उनमें से एक बड़ा मसला हमारे किसान को खालिस इनपुट्स जी, दो बड़ी चीज़ें जी, एक पेस्टिसाइड्स, ज़रिए अद्वियात, और दूसरा मुख्तलिफ किस्म की खादें। बिल्कुल ठीक। अब इनकी अहमियत क्यों ज़रूरी है? आप हर साल ज़मीन से फसलें लेते हैं, तो ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है और दूसरी चीज़ें हैं, वो वक्त के साथ साथ डिप्लीट हो जाते हैं जी। तो ज़रूरत होती है कि उनको रिप्लेस किया जाए या उनको स्ट्रेंथन किया जाए। ऐसा ही है। तो इस सूरत में हम खादें इस्तेमाल करते हैं, यूरिया इस्तेमाल करते हैं, DAP ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी खादें, इसके अलावा और भी सुपर फास्फेट है, दूसरी खाद में इस्तेमाल करते हैं। ठीक।
ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप किसी बर्तन से मुसलसल पानी निकालते जाएं और उसको रिप्लेनिश ना करें तो अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएगा, या उसकी जो आपको आउटपुट देने की एक इस्तात है वो कम हो जाएगी। तो जो हमारी ज़मीनें हैं इनमें भी जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं उनको हमने रिप्लेनिश करना होता है खादों की मदद से। सही खादें डालकर आप फसलें उगा लेते हैं। जब फसलें उग जाती हैं तो फिर बहुत इकसाम के कीड़े मकोड़े, बहुत इकसाम के पेस्ट वो उन फसलों पर हमलावर हो जाते हैं, और एक मोहतात से अंदाजे के मुताबिक अगर इन पेस्ट्स की ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये 70% तक फसलों को खा जाते हैं। सही। मैं यहाँ इजाफा करता चलूँ कि पाकिस्तान का जब क़याम अमल में आया तो उस वक़्त हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 3 करोड़ के करीब थी। ठीक। और आज हम 25 करोड़ पे बैठे हुए हैं, जबकि ज़मीनें हमारे पास 22 करोड़ से जो टेंटेटिव वेक है वो 25 करोड़ का एक फिगर दिया जा रहा है। लेकिन ज़मीनें आप गौर करें कि आपके पास क्या में पाकिस्तान से लेकर अभी तक जो ज़री ज़मीन है वो उतनी की उतनी है। सही बात है। टोटल आपका 7,96,096 रुपये किलोमीटर है, और ज़री ज़मीनें आपकी जो हैं पंजाब और सिंध और केपी में वो उतनी ही उतनी है। बिल्कुल ठीक। लेकिन देखिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एफर्ट से, कोशिशों से, किसान भाइयों की कोशिशों से, जहाँ हम 3 करोड़ को खाना खिलाते थे, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 25 करोड़ को भी उन्हीं ज़मीनों से खाना दे रहे हैं। बिल्कुल और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हुई है, जिसमें जहाँ नई रिसर्च, नए बीज, नई फसलों दरियाफ्त हुई हैं, नई फसलें दरियाफ्त हुई हैं, उसके साथ साथ जो इनपुट्स हैं वो भी किसानों को खालिस दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो 2 मेजर इनपुट्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, खादें और ज़री अद्वियात, पेस्टिसाइड्स, इनके इंश्योर करना कि इनकी क्वालिटी ठीक रहे। सही। और ये फार्मर्स को जो फिक्स प्राइस है गवर्नमेंट की तरफ से उन पे दस्तयाब हो, बेसिकली टास्क फोर्स का ये काम है। महकमा ज़राअत अपना काम कर रहा था, लेकिन टास्क फोर्स आप समझ लें कि इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशलाइज्ड पीपल, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ज़राअत में, महकमा ज़राअत में किसानों को जहाँ दीगर शिकायत का सामना था, वहाँ पर पूरे पंजाब में आज से 3 साल पहले जब मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो हर जगह ये कहते नज़र आते थे कि सर हमें पेस्टिसाइड जाली मिलते हैं, खालिस नहीं मिलते हैं, हमें खादें जाली मिलती हैं, खालिस नहीं मिलती। तो 3.5 साल में फिर हमने इस पे बहुत सारा काम किया है। तो बेसिकली जो टास्क फोर्स है, हमारी वाली टास्क फोर्स है जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, इसका काम है खादों को मुकर्रर कीमत पर, ठीक है, और खालिस किसानों को मुहैया करना, और जो ज़रिए अद्वियात हैं वो भी खालिस मुहैया करना। और ये मैं समझती हूँ कि इस वक्त में बहुत अहम काम है, क्योंकि खालिस चीज़ प्रोवाइड करना, आवाम तक खालिस चीज़ का पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। हर वक्त हमें यही शिकायतें मौसूल होती रहती हैं कि चीज़ें हमारे पास खालिस नहीं है, जो सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं, जो जनास हमारे पास आ रहा है, उसमें जो है वो अब वो पोटेंशियल नहीं रहा, वो कलर थीम नहीं रहा, जो एक नेचुरल हमें जो है वो कलर मिला करता था, उस तरह की ग्रीन फूड जो है वो अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी वही वाली बात के जदीद दौर है तो जदीद तकाजे भी हैं, और जाहिर है इसको जदीद तरीके से आपकी टास्क फोर्स का काम भी है कि प्रॉपर तरीके से उन तक जो है वो ये चीज़ पहुंचाई जाए। लेकिन अभी भी जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई कोताहियाँ, कोई चीज़ें ऐसी तो होंगी जहाँ पे आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा कि टास्क फोर्स तो बना दी गई, लेकिन टास्क फोर्स की भी तो मुश्किलात होंगी ना। वो क्या है, मैं चाहती हूँ कि आज आप प्रोग्राम में डिस्कस करें ताकि ये भी बात आगे तक जो है वो पहुँचे, क्योंकि सब अच्छा की रिपोर्ट तो सब दे देते हैं, लेकिन क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है इसका तयन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नबीहा, आज से हम ये टास्क फोर्स है, इसका आगाज़ हुआ 1999 में। जी बिल्कुल ठीक। तो 1999 से पहले चले जाएं, ये खादें और ज़रिए अद्वियात और अरसा दराज से कई दहाइयों से इस्तेमाल हो रही हैं। उससे पहले पंजाब में फर्टिलाइज़र में और पेस्टिसाइड में जो एडल्ट्रेशन की रेशो थी, जो मिलावट की थी, वो 27% तक थी। ठीक है। और इस टास्क फोर्स के बनने के बाद अभी कल ही मैंने जो डेटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक पेस्टिसाइड में एडल्ट्रेशन की रेशो, जो उसमें मिलावट होती है, वो सिर्फ 1.8% रह गई है। अच्छा, बड़ी कामयाबी है। और इसी तरह से जो फर्टिलाइज़र है उसमें रेशो 2.67 के करीब रह गई है। ठीक। लेकिन हम पुरज़म हैं, हमारा ये इंशाल्लाह रिजॉल्व है, हमारी कमिटमेंट है अपने डिपार्टमेंट के साथ, कौम के साथ, कि हमने अपने किसान भाइयों को खालिस तरीन खादें और ज़रिए अद्वियात मुहैया करनी है। और हम इस पे मुसलसल काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमने ये एक टारगेट अचीव कर लिया है
तो हम इस पे रिलैक्स होकर बैठ गए हैं। अच्छा, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक जहन में आ सकता है कि आपने कहा कि हमने बड़ी ड्रास्टिक मेजर्स ली हैं और बहुत हद तक कम कर दिया है जी। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में एडल्ट्रेशन मिलावट को, तो आप सबूत थे हमें क्या देंगे? गुज़श्ता 2 साल से पूरी दुनिया में कोविड ने अपने जो पंजे हैं वो गाड़े हुए हैं, दुनिया का निज़ाम दरहम भरम कर दिया था, इकॉनमीज़ बड़ी बड़ी शटर होकर रह गई। लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम सल्तनत है, जो चलता आ रहा है, लोगों को रोटी मिलती रही, उसमें सबसे बड़ा किरदार आपकी ज़राअत का था। बिल्कुल सही है। ज़राअत ने आपके जो स्टेटिस्टिक्स थे ग्रोथ के, एनुअल ग्रोथ के, उनको ये 1.8 कहीं प्रिडिक्ट किए जा रहे थे, तो उनको 5% तक ले। सर, मैंने सबसे पहले यही बात की ना कि इतना मतलब बेहतर काम हमें नज़र आ रहा है, और हम हर इदारे को जो है जहाँ कोई गलत चीज़ हो रही होती है, मामलात ख़राब होते हैं, उसको ज़रूर हाईलाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में, लेकिन जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा होता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए भी प्रोग्राम किया जाता है। अपने आर्ग्यूमेंट को ना फर्दर स्ट्रेंथन करूँगा कि जो पिछले साल था हमारा 1920 और अपना 2020 और 2021, इसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसलें पैदा हुई। इसमें गंदम में 13.3% तक इजाफा हुआ, इसमें पोटैटो में 22% तक इजाफा हुआ, जो बड़ी फसलें हैं। राइस में 32% तक इजाफा हुआ, फिर मेज़ में 40% तक इजाफा हुआ। जो बड़ी हम 8 फसलें हैं पाकिस्तान की, उन सब में फिनोमिनल रेज जो हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस काबिल हुए कि हमारे जो पंजाब है, हम अपनी ज़रूरियात को बड़ी हद तक पूरा करने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मज़ीद इसमें अपडेट्स क्या कर रहे हैं? मज़ीद टेक्नोलॉजी कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है? फर्टिलाइज़र क्राइसिस के हवाले से बात की जाए तो वो क्या है, इक़दामात क्या हैं हुकूमत के, इस हवाले से ज़रा हमें तफसीलन बताइएगा। जो एडल्ट्रेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए तो हमने एक बड़ा सिंपल सा और बड़ा खूबसूरत सा एक सिस्टम तरतीब दिया हुआ है, जो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अपने किसान भाइयों को पहुंचाना भी चाहूँगा। जी ज़रूर। एक प्रोग्राम मैंने डिवाइस किया हुआ है जिसका नाम हमने लिखा हुआ है ज़ीरो कॉस्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले तो ये ज़ीरो कॉस्ट वाला एक थोड़ा सा आप सरप्राइज़ करता है कि ये ज़ीरो कॉस्ट क्या हो गया। हाँ। ये बेसिकली ज़ीरो कॉस्ट है कि लो कॉस्ट। आपने एक ऐसा एक प्लान बनाया, एक मैकेनिज्म बनाया, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस पे आपने गवर्नमेंट के एक्सचेकर से किसी को कुछ नहीं पे किया, बल्कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल सही, उन्हीं को यूटिलाइज करके तो एक सिस्टम तरतीब दे दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों का कंपैरिजन करके फिर आगे चलते हैं। रवायती निज़ाम हमारे पास क्या है? अगर किसी किसान को जाली खाद मिलती है, महंगी खाद मिलती है, जाली ज़रिए अद्वियात मिलती हैं, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले उसे झगड़ा करेगा। फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड डीलर है, झगड़ा करेगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। झगड़ा क्यों करेगा वो? क्योंकि उसे पता है किसी फोरम में मैं गया तो मेरी सुनी नहीं जानी थी। सही। उसके बाद अगर वो बड़ी हिम्मत करेगा तो कागज़ पेंसिल लेगा, फिर कोई पढ़ा लिखा बंदा, हमारे किसान जो ज़्यादातर हैं वो इस वक्त तक वो जो तालीम की एक ज़रूरत थी, बुनियादी हद थी कि अपने फार्मर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकें, डिपार्टमेंट में अपने फार्मर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकें कि जो उसको प्रोडक्ट मिल रही है, जो उसको इनपुट मिल रहा है, वो खालिस है। इसके लिए हमने एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक नया एक सिस्टम बनाया जिसका नाम ज़ीरो कॉस्ट रखा, तब मैंने जिक्र किया। अच्छा, जो जदीद आजकल मोस्टली यूज्ड ऐप्स हैं, मैंने देखा कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप कौन सी है? वो मैंने नोट किया कि व्हाट्सएप है, जो तकरीबन हर दूसरा तीसरा बंदा उसका इस्तेमाल कर रहा है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स और फंक्शंस हैं, आगे जाके जिक्र भी करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स और फंक्शंस हैं। तो हमने इस पे पंजाब के जितने इंस्पेक्टर्स हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस का काम करते हैं, ठीक है, उनका हमने एक ग्रुप बना दिया। लेकिन उसके साथ साथ हमने उस ग्रुप में जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, और सेक्रेटरीज़ हैं, और मिनिस्टर्स हैं, उनको भी ऐड कर दिया। ठीक है। अब आपने एक नंबर डेडिकेट कर दिया 0300 29 555 39, और फार्मर्स को ये पैगाम दे दिया कि पंजाब के किसी भी खित्ते से अगर आपको खादों के हवाले से, पेस्टिसाइड के हवाले से कोई शिकायत है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। जी, ठीक है। अब मैसेज के कितने तरीके आप कर सकते हैं? वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वीडियो मैसेज कर सकते हैं, लिख के तस्वीर बना के मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तहरीर आप डायरेक्ट टाइप करके भी मैसेज कर सकते हैं। ओके। एक तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था हमारा कि वो आपने एक दरख्वास्त लिखनी है, उसे एक बाबू के पास लेके जाना है, बाबू की मर्जी है वो लेता है या नहीं लेता, वो आप चले जाएं तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंकता है या अफसरों तक पहुंचाता है, वो हमने डिस्क्रेशन खत्म कर दिया। अच्छा जी। अब होता क्या है, ये नंबर हमने पूरे पंजाब के किसान जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं
और जिनके फ़ोन नंबर्स भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। उनको SMS कर दिया अच्छा, कि खादों और ज़रिए अद्वियात की में मिलावट की सूरत में हमें इस नंबर पर रब्ता करें। ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैंने देखा कि जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, कमिश्नर ऑफिसेज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसेज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिसेज हैं, ठीक है, महकमा ज़राअत के दफातर हैं, फिर हमारी सब्जी मंडियाँ हैं, फ्रूट मंडियाँ हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे खतरनाक काम किया, खतरनाक मिलावट माफिया के लिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है, कि पूरे पंजाब में 20,000 के करीब डीलर्स मौजूद हैं जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का काम करते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने लाजमी करार दे दिया कि कोई बंदा उस वक्त तक फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड का बिजनेस नहीं कर सकता जब तक वो अपनी दुकान पर ये बैनर ना लगा दे कि जाली अद्वियात और ज़रूरी खादों में मिलावट की सूरत में 0300 29 555 39 पर मैसेज कीजिए। ठीक हो गया। अब जब ये पूरे पंजाब के दफातर पर लग गया तो ये देखें आप, इसी तरह है ना जैसे आप किसी चोर, पता हो कि ये पोटेंशियल थीफ है और उसके घर के जाके तो आप थानेदार का नंबर लिखा है कि ये चोरी करे तो हमें बताए जरा हम इसको। अब देखिए, यहाँ आपने दिमाग बहुत कमाल इस्तेमाल किया सर। हाँ, अब बहुत सारे तो ऐसे चोर हैं जो इससे ना भागे, उन्होंने समझ आ गई कि इस पे हमारी बचत नहीं है, उसी वक्त हमें मौजूद। अब अगला सेगमेंट जो इंटरेस्टेड हमने बनाया, ठीक है, अब हमने ये किया कि वो जो फार्मर हमें कंप्लेंट भेजेगा वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ये लाजमी करार दे दिया कि 24 घंटे में अच्छा उन्होंने फार्मर से कोऑर्डिनेट करना है और उसकी जो कंप्लेंट है उसको रिड्रेस करना है। ठीक हो गया, ठीक है। अब इससे क्या फायदा है, जो मैंने आपको पहले ग्रुप जिक्र किया ना, अब जितनी जो कंप्लेंट्स है ना ये हम ग्रुप में डाल देते हैं। ग्रुप में 100 के करीब ऑफिसर्स हैं और वो जो इंस्पेक्टर है जिससे रेलेवेंट है वो भी मौजूद है। ये आपने एक डिटरेंस का करेक्टर डाल दिया उसमें। ठीक हो गया कि अब छोटे लेवल का इंस्पेक्टर उसे पता है कि ये कंप्लेंट इतने बजकर इतने मिनट पे शेयर हुई है, आ चुकी है और ये सेक्रेटरी के नोटिस में भी है, डीजी के नोटिस में भी है और एडिशनल सेक्रेटरीज के नोटिस में भी है। और आपको पता है टेक्नोलॉजी को आप चीट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्हाट्सएप पे जब ये कंप्लेंट उसको डिलीवर हुई तो हमें पता चल गया कि ये 8:35 पर डिलीवर हो गई है। ठीक हो गया। फिर जब उसने रीड कर लिया, डबल क्लिक हो गए और वो उनका कलर ब्लू हो गया तो फिर हमें पता चल गया कि इतने बजे इसने क्लियर। तो ये एक बड़ा जबरदस्त डिटरेंस का करैक्टर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक आप यूँ कह लीजिए कि 500 मिलियन, ये बहुत बड़ा फिगर है, पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ जालसाज माफिया के खिलाफ हमने की हैं। अच्छा, गुज़श्ता 3 सालों में 500 मिलियन, 100 मिलियन जी जाली ज़रिए अद्वियात और खादे पकड़ी हैं। और जो ओवर चार्जिंग में मुलव्वस से लोग, उनको हम अभी तक 200 मिलियन से ज़्यादा के जुर्माने कर चुके हैं। ठीक, ये सिस्टम 24 घंटे एक्टिव है, ये 24 घंटे अवेलेबल है। ये वो दफ्तर मैंने खोला है जो कभी बंद नहीं होता, बंद नहीं हो सकता। बाबू का ये नहीं है कि 2 से 3, और इस दफ्तर का जो एडमिन है वो भी कभी छुट्टी पे नहीं होता, चाहे ईद हो चाहे शब बरात हो। अच्छा, ये सिस्टम खुला रहता है, इस पे आपकी कंप्लेंट्स आती रहती है, उनको रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। 24 घंटे में उस पे एक्शन लेना ज़रूरी है। अब अगला सवाल आपका होगा कि 24 घंटे में एक्शन नहीं कैसे लिया जी, तो फिर एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद उसको कॉल चली जाएगी कि आपका ये एक्शन पेंडिंग है, आपको अगले 24 घंटे दिए जा रहे हैं, किसान की दादरसी करें, उसकी शिकायत का अजाला करें, वरना परसों आपको शोकाज नोटिस दे दिया जाएगा। सही। अब नौकरी तो प्यारी है लोगों को और उनको पता भी है कि इस पे 0 टॉलरेंस है, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें खातर खान नताइज जो है वो मिल रहे हैं। सही है, बिल्कुल ठीक सर। आपने तो सवाल अभी आपके पास जो है वो बने बनाए और जवाब भी आपने कमाल दे दिए, मुझे तो ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने बहुत अच्छे तरीके से तफसीलन इसका जो है वो सारा हमारे सामने रख दिया। साकिब भट्ट साहब हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर यहाँ पर। साकिब भट्ट साहब आप भी बताइए, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो सारी रिपोर्टर्स के पास होती हैं और एंकर्स के पास होती हैं। डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और नो डाउट कि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हाईलाइट करने वाली होंगी, पॉइंट आउट करवाने वाली होंगी। तो आज तो सेक्रेटरी साहब हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों ना हम इनके सामने ही जो है वो डिस्कशन कर लें। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अपना बहुत अच्छी बातें की, बल्कि जो सवालात थे उनके सारों के जवाबात बड़े अच्छे तरीके से दिए। हाँ। मेरे 1-2 सवाल हैं, मतलब ये है कि अगर खालिस खाद और खालिस चीज़ें या हमारे किसान तक पहुंच रही हैं, तो आया क्या ऐसा भी कोई सिस्टम है कि इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका भी बताया गया है कि इसको इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि थोड़ी, मतलब कि अगर ज़मीन हो तो उसमें ज़्यादा पैदावार किस तरह ली जाती है। दूसरा ये है कि पानी की शदीद
किल्लत आ रही है, उसके मुतल्लिक भी मतलब कि महकमा ज़राअत ने क्या इक़दाम किए हैं, क्योंकि आप देखें तो सादकाबाद वाली साइड पर, ये वाली साइड पर इस दफ़ा फसल ही काश्त नहीं हो सकी। सही है, सही है। वो उसके लिए मतलब किस तरह मतलब हमने तो आम की फसल पे भी प्रोग्राम किया था, हमने तो और भी चीज़ों पे प्रोग्राम किया। और इस दफ़ा आपने देखा कि आम की फसल भी 60% आई है, क्योंकि बारिश नहीं हो सकी, उसमें मतलब सारा पानी नहीं मतलब उसको मिल सका इस तरह। तो इसके लिए जो है वो कोई मसनूई पानी करते हैं, किस तरह से जो है वो इसकी मामला होते हैं, जरा बता चाहूँगा कि इसको बड़ा ही रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है, बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। पानी की हमें कमी के मसाइल दरपेश हैं और किसानों को किस तरह आपने एजुकेट करना है। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा इसरार करता हूँ, बहुत ज़ोर देता हूँ जी कि कौमों ने और अफराद ने आगे बढ़ना है इज्तिमाई शऊर से। ट्रू। जो कायनात यहाँ तक पहुँची है, दुनिया में जितनी भी तरक्की की है वो शऊर की बुनियाद पे की है, इल्म की बुनियाद पे की है। वेरी ट्रू। मैंने ऐसे भी देखा है कि एक जैसी ही ज़मीन है, एक जैसे इनपुट्स इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन एक खेत है वो 40 मन पैदावार दे रहा है, साथ का खेत 20 मन पैदावार दे रहा है, तो हम इस पे हैरान होते हैं। तो जो भट्ट साहब ने पॉइंट आउट किया ना, वो बेसिकली एजुकेशन है। जो पहला फार्मर है जिसने 40 मन लिए है, उसको पता है मैंने पानी किस वक्त देना है, मैंने खाद कितनी डालनी है और कब डालनी है, मैंने इसकी जो अपना कटाई है वो किस वक्त करनी है और किस फॉर्म में करनी है। बिल्कुल सही। तो इस पे भी पूरा साल महकमा ज़राअत किसानों की जो तरबियत है उसके लिए मुख्तलिफ किसान डे, फार्मर डेज को हम मुनक्कद करते रहते हैं। हम मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक्कद करते हैं, हम मुख्तलिफ जो वॉक्स है वो मुनक्कद करते हैं, मतलब अवेयरनेस आपकी चलती रहती है। डेवलप करते हैं, छोटे छोटे डेवलप करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो रेलेवेंट क्वेश्चन है कि पानी के तो बिल्कुल मसाइल हैं और गुज़श्ता मैम हम 30 साल से डॉक्टर नबीहा मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगली जो जंगें होंगी वो पानी की वजह से होंगी। अल्लाह ताला महफूज रखे दुनिया को। लेकिन जिस तरह हालात चल रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बड़े लाइट से मूड में आज से 20-30 साल पहले लेते थे कि ये पता नहीं मगरब ने कोई अजीब सी टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट की है, वो अब डाइन की सूरत में हमारे सामने बाल खोले खड़ी है। अब देखें हमारे जो आज की सूरत हाल है, 46% हमें पानी की कमी का सामना है। ऐसा ही है। और इस पानी की कमी को, ये जो ड्राउट की कंडीशन है, इसको 2 तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं। एक तो जो किसान भाई हैं, देखें इसको ज़ाया होने से रोकें। जो आपके अपने ज़ाती खाल हैं आप उनको पुख्ता करें और एक एक कतरा समझ लें कि ये एक एक कतरा कीमती है। ये पानी नहीं है, ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी के कतरे हैं जिसमें सारी ज़िंदगी का इन्हसार है। ऐसा ही है। और दारोमदार है। दूसरा, बहुत सारी आजकल जदीद टेक्निक्स है, ड्रिप इरिगेशन है, फिर शावर है और इस तरह की और टेक्निक्स हैं जिनमें आप कम से कम पानी इस्तेमाल करके तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जो पुराना सिस्टम है फ्लडिंग कर देना कि पानी आपने खेत में डाल दिया है, अब आपका जो फसल है, जो पौधा उग रहा है, उसको चाहिए 4 कतरे, आपने 400 कतरे डाल दिए, बाकी सारे या इवेपोरेट हो गए या ज़मीन में नीचे बह गए। यही एजुकेशन है ना, यही तो एजुकेट करना है कि क्या कितनी फसल को कितना पानी चाहिए। जी, तो जहाँ ये किसानों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, वहीं महकमे के ऊपर भी जिम्मेदारी है। हम भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप है उनको डेवलप किया जाए और इस पर काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी है कि हम ऐसे बीज ऐसी दरियाफ्त करने में कामयाब हुए हैं जो पुरानी फसलों की निस्बत पानी कम लेते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ गो भी हैं कि ये जो एक कहत की सी जो सूरत हाल है, पानी के कहत की बात कर रहा हूँ, जो पानी के कहत की सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। देखिए आप अपनी सारी कोशिशें करके भी आपको रब करीम की जो इनायत है, उसकी मेहरबानी है, वो उस पर डिपेंडेंट होती है कि हम तो जो हमारी बसात में है, हमारे हाथ में है जो कुछ, वो तो रब करीम हम कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे भी दुआ गो हैं कि मुल्क को बारान रहमत वो अता कीजिए। बिल्कुल ठीक है। एजुकेट किस तरह कर रहे हैं आप, मतलब आगे आम किसान को एजुकेट किस तरह कर रहे हैं? अवेयरनेस क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने पानी की बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे फार्मर को यही प्रॉब्लम है कि वो पानी 6 इंच चाहिए होता है या 2 इंच चाहिए होता है, तो वो आगे उसको नहीं पता लगता। उसके लिए कोई जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस, इससे फसलें तबाह हो जाती हैं, बहुत फसलें खराब भी, और कोई ऐसे भी फसलें, कुछ ऐसे फार्मर्स हैं कि लालच में आ जाते हैं कि जी हम चावल ही लगा लें क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉफिट जा रहा है। धान की वो जो अपना
अपना कॉटन है, कॉटन आजकल बड़ा प्रॉफिट दे रही है, ये लगा लें, जबकि इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उन लोगों को ये पता ही नहीं है इस चीज़ का कि वो जो ज़मीन है फिजिबल है इस चीज़ की, उसके लिए कुछ ये वैलिड चीज़ है कि मतलब ज़मीन इस चीज़ की विजिबल है या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। महकमे ज़राअत की तरफ से ये क्या अवेयरनेस स्पेशल नहीं है इक़दामात किसानों में, हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कौन सी ज़मीन पे कौन सी फसल लगानी है, ये अवेयरनेस नहीं है, ये इस चीज़ से भी काम खराब हो रहे हैं। बट सब दो हमारे सीज़न है फसलों के, खरीफ जो अभी चल रहा है जिसमें जो बड़ी फसल है चावल होती है, और दूसरा रबी जिसमें गंदम की फसल काश की जाती है। बिल्कुल ठीक है। महकमा ज़राअत सारा साल नंबर 1 फार्मर्स डे मुनक्कद करता है। ये यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर गाँव की सतह तक किसानों को इकट्ठा किया जाता है, आने वाले दिनों के बारे में उनको पानी की जो मिकदार दस्तयाब होनी है, पानी की कमी बेशी के हवाले से आगाह किया जाता है, उन्हें एजुकेट किया जाता है कि आप जो बीज है वो मयारी इस्तेमाल करें, आप बीज जो है वो सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें। उनको एजुकेट किया जाता है इनको एजुकेट किया जाता है कि आपकी ज़मीन की नौइयत ये है, आपके इलाके की नौइयत ये है, इसमें ये फसल काश करें। एक तो फार्मर डेज़ हमारे रेगुलर होते हैं, फिर इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक्कद करते हैं, और ये पूरा साल ये रेगुलरली हमारा एक फ़ीचर है जो चलता रहता है, और आने वाली जो फसलें होती हैं उसके बारे में हम किसानों को एजुकेट सर, क्या आपने कोई ऐसा, जैसे आपने कंप्लेंट का एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है, क्या आपने अवेयरनेस के लिए भी कोई ऐसा प्रोसेस बनाया है? व्हाट्सएप पे कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है जहाँ से अवेयरनेस के लिए छोटी छोटी चीज़ें शेयर होती रहें और किसानों को जो है वो वहाँ से उनके अवेयरनेस के लिए जो है वो चीज़ मिलती रहे, ताकि उनको पता हो कि हाँ अब अगर ज़मीन जो है वो किसके लिए कौन सी मौजू है, कौन सी ज़मीन पे कौन सी फसल जो है वो लगानी है, इतनी फसल लगानी है तो उसको पानी कितना देना है, पौधों को जो है वो कितने कितने डिस्टेंस से जो है वो लगाना है। ये देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, सारे किसानों को पता होती हैं, लेकिन फिर भी जो एक डिजिटल एजुकेशन है उसके हवाले से भी आपने जो है वो कोई इस तरह की चीज़ बनाई है या अभी कुछ बनाने का इरादा रखते हैं? अच्छा, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें आपका मॉडर्न मोबाइल फ़ोन है, SMS है, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हैं, जो मैं आज आपके पास आके बैठा हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ अपने किसान को एजुकेट करना है। बिल्कुल सही। उसके मसाइल को हम किस तरह से देख रहे हैं और उनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, मेरे नज़दीक सबसे ये बुनियादी चीज़ थी। तो जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं, अभी क्या क्या चल रहा है, हमारा जो सबसे लोएस्ट टियर है वो हमारा फील्ड असिस्टेंट होता है। ये एक यूनियन काउंसिल में आप यूँ समझ लिए एक या दो यूनियन काउंसिल की सतह पर हमारा फील्ड असिस्टेंट है। अब उस यूनियन काउंसिल में जितने किसान हैं, फील्ड असिस्टेंट के लेवल पर उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा जी। उसके बाद हमारी तहसील आ जाएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा, फिर डिवीज़न पे आ जाएगा, फिर पूरे पंजाब में आ जाएगा। अच्छा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, एक तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए तमाम किसान भाइयों को डिसेमिनेट करते हैं। ठीक है। रेगुलरली करते रहते हैं। ठीक है। जो फसलों के बारे में, जो बड़ी फसलें होती हैं, इनके बारे में हम 15 रोज़ा एडवाइजरी उसको बोलते हैं। सही है। उस फसल के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि आने वाले दिनों में 15 दिनों में ये मसाइल का सामना होगा। ठीक। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, बारिश होगी या नहीं होगी, वे पेस्ट अटैक कैसा होगा, ये 3-4 बड़ी चीज़ें। ठीक है। इनको वो ज़ेरे गौर लाते हैं और इनसे निपटने के लिए फिर वो अपनी तजावीज़ को तहरीर शक्ल में लेके आते हैं। अच्छा। जो कि सारे किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डिसेमिनेट कर दी जाती हैं। अच्छा। दूसरा, एक रोबो कॉल का सिस्टम है, रोबोट कॉल्स। मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे पास पूरे पंजाब के किसानों का डेटा है, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, तो रोबो कॉल्स हैं। जब भी कोई वेदर में कोई ऐसी अब्रप्ट चेंज मतवक्को होती है, कोई पेस्ट अटैक मतवक्को होता है, तो एक रोबो कॉल चली जाती है उस किसान को खुद जैसे वो कॉल हेलो करता है तो उसको बताते हैं कि जनाब अब आने वाले दिनों में तूफान आने वाला है, तो ये जो हिफाजती इक़दाम है ऑडियो करे। हाँ, ऑडियो कॉल चली जाती है। फिर इसके साथ साथ SMS जनरेट होते रहते हैं जिसमें किसान को वेदर कंडीशंस के बारे में बताया जाता है और पेस्ट अटैक के हवाले से भी एजुकेट करते हैं। इसके साथ साथ अभी भी कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेडियो इस्तेमाल होता है, तो रेडियो पे भी हम उनको एजुकेट करते हैं। अच्छा। हर जितने
इलाकाई टेलीविजन्स हैं, ठीक है, उन इलाकाई जो उस पे भी अवेयरनेस कैंपेन होती है, उनके ठीक हवाले है, से भी हम उनको एजुकेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी इस बात से तो मैं मुत्तफिक इस वजह से भी हूँ कि अखबारात में, टेलीविज़न पे और रेडियो पर ज़राअत के हवाले से कमर्शियल्स चलते हैं और अवेयरनेस चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। आपको मतलब मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ठीक है, ऑडियो के थ्रू तो आपने ये चीज़ पहुँचा दी, लेकिन जो एक विजुअल होता है, जो एक वीडियो होता है, जिससे एक प्रोसेस का बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करना है, डिजिटलाइज, क्योंकि ज़माना जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। अब हम जो है वो राइटिंग से, अब ये कागज़ पेंसिल का दौर तो रहा नहीं, अब तो दौर है कि आप मोबाइल फ़ोन से ही डायरेक्ट जो है, या आपके पास आईपैड हो तो आप उससे डायरेक्ट जो है वो टक 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 बस करें। ये तो फिर हम जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कागज़ पेंसिल को आज भी जो है वो सहारा दिया हुआ है तो ये मुझे बताइएगा कि आपने जो है वो इस चीज़ को किस तरह विजुअलाइज करने का सोचा है आगे, और इस डिपार्टमेंट में या ऑलरेडी हो रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए, जो चीज़ दिखाई जाती है ना, उसकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है बजाय के बताने के, या बजाय के जो है वो ऑडियो के। तो आप इससे मुत्तफिक हैं? डॉक्टर नबीहा, पहले तो मैं आपके तज्जिए से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और आपके तज्जिए की दाद भी देता हूँ कि आपने बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों का मुशाहदा करती हैं और ठीक डायरेक्शन में चीज़ें लेके जाती हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम रेगुलरली जो शॉर्ट कमेंट्रीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं। ये अभी जो मैंने फ़ोन की तरफ तवज्जो की हुई थी, तो अगर कैमरा मैन डिस्प्ले करें, ये मेरी अपनी क्रिएशंस हैं। हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले जिंगल्स मैंने क्रिएट किए। मैंने देखा कि हमारे डिपार्टमेंट का एक फिदा हुसैन उसका नाम था, अच्छा, एक हमारे अपने ही डिपार्टमेंट का बेलदार था, अच्छा, तो वो एक टेबल को बजा के, हाँ, तो वो कहीं पे गाना गा रहा था ना ज़राअत का। ये मैं प्ले करता हूँ, इफ यू कुड शो इट, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये थोड़ा फोकस करें इसको। मैंने देखा कि इस बच्चे में टैलेंट है, हाँ, तो मैंने डिसाइड किया कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है ना, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, जब मैंने इसको फिर वो पॉलिश किया ना, तो फिर उसका नतीजा ये निकला जी। अब आप दिखाइए, ये वही बच्चा है, इसको फोकस करें जो साउंड में सुना है। ये हम एजुकेट कर रहे हैं अपने किसान को गुलाबी सुंडी के हवाले से। देखिए क्या बताते हैं हम। सही। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा काम, नो डाउट। ये वो चीज़ें हैं जो आजकल चल रही हैं ना, लोग इस चीज़ से अवेयरनेस पकड़ते हैं। ये आप समझ लें कि दिस इज एजुकेशन। मैंने तो ऐसा हमारी नफ्सियात बात की थी ना, ये क्योंकि मुझे साइकोलॉजी की बात कर रही थी आपने पहले ही, आप दिमाग से काम लेते हैं, मुझे आपसे मिलकर समझ आ रही है। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। तो इस पे मैं छोटे छोटे ना जिंगल्स, अब मज़े की बात है कि ये हम लोग, जो मैंने कहा ना कि मेरी जो कोशिश होती है जी जी कि वो जो नेशनल एक्सचेकर है, जो कौमी ख़जाना है, इस पे बोझ, पहली बात है कि पढ़े ही ना, हाँ, दूसरा पढ़े तो कम से पढ़े, कम पढ़े। अब मज़े की बात है कि इसका लिखारी भी हम खुद हैं, अच्छा, हमारा गुलकार भी अपना है, सही है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमने खुद की हुई है स्टूडियो में। तो ये दो जिंगल्स हैं जिनमें थ्रिल है। आप सुनेंगे ना तो आपको वैसे ही दिल करेगा कि इसको सुना जाए। जी जी। थ्रिल एक हमने गुलाबी सुंडी पे बनाया, हाँ, और एक फिर हमने स्मोक पे बनाया। ये अब आने वाले दिनों में स्मोक का बड़ा इशू बन जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आपके साथ प्रोग्राम भी करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से क्या क्या इकदाम किए। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी जितने भी मैंने किया ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको। ठीक है सर, राना अली अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से भी और अपनी टास्क फोर्स के हवाले से जिस तरीके से आपने लीडिंग पर्सनालिटी होने का सबूत दिया और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो काफ़ी मुतमईन हो गए आपसे मिलने के बाद कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उसकी टास्क फोर्स जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। आप क्या कहेंगे साकिब साहब, आप इस पर जो है वो क्या बात करना चाहेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी साहब तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद ही हैं, कोई शिकायतें हैं तो वो भी कर लीजिए। ये जितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनके बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बंदे का जो पैशन होता है ना, मतलब एक अगर उसको वो कारोबार या मुलाजमत की सूरत में मिल जाए जो उसका शौक हो, सही बात, तो मेरा ख्याल है कि राना साहब जो है ना वो ये शौक रखते हैं। राना साहब ने 7 किताबें लिखी हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, अच्छा, और माशाल्लाह बड़े अच्छे राइटर भी हैं और नावल्स भी लिख रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर को जो बूस्ट मिला है, मेरा ख्याल है इनकी बुक से मिला है। जो भी उन्होंने जीरो कॉस्ट बुक की बात की है, फिर ये पिंडी में रहे हैं, फिर ये पहले डीजी पामरा भी रहे हैं,
तो फिर ये सारी चीज़ें इन्होंने पिंडी में पूरी एक बुक लिख छोड़ी उसके कि इसकी ज़मीन कैसी है, इस पे फसल कैसी होनी चाहिए, इसका सारा मामला, वही जो हम डिस्कशन कर रहे थे। वही वो सारी, यानी कि ये जहाँ जाते हैं जो अपनी काम के हवाले से, इनको इतना पैशन है अपने काम के हवाले से कि ये उसके ऊपर पूरे होमवर्क करते हैं A to Z, कि यानी कि ये इस पे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आगे होगा, बिल्कुल ठीक, बुक की सूरत में। और ये अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि बहुत शुक्रिया आपका साकिब भट्ट साहब कि आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया। एग्रीकल्चर के हवाले से हमने खास प्रोग्राम आज इसलिए आपके लिए किया ताकि आप भी वाकिफ हो सकें कि हमारा महकमा ज़राअत जो है वो कैसा काम कर रहा है, और जो भी हमारे महकमे काम कर रहे हैं उनको अपने काम करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पानी की कमी है तो वो पूरे मुल्क में ही है, लेकिन इस पानी को कमी को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिस तरह से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और जिस तरीके से पानी को जो है वो यूटिलाइज करने के कुछ तरीक़ेकार जो है वो उन पर गौर हो रहा है, इस पर हम आगे जो है वो ज़रूर बात करेंगे, और मज़ीद आगे आने वाले मौसम और मौसमों का जो है वो ज़राअत के ऊपर इफ़ेक्ट और ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, इस पर भी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है वो आगे आप देखेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक लूँगी और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आऊँगी तो एक और अहम मौजू पर मैंने डिस्कशन करनी है आपसे। प्रोग्राम आप देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा।